अस्सलाम वालेकुम। यारम नावल सुमेरा हमीद। ये उसका घर है, यानी अलियान भी लेडी मेयर का वो बच्चा है जिसे उन्होंने पाला है। अलियान से मिलकर उसे कभी ये गुमान नहीं हुआ कि धोबी के एक ऐसे इदारे में कि वो भी इस एक ऐसे इदारे में रह रहा है जहाँ बेसहारा नजायज़ बच्चे पढ़ पाते हैं। उसके अंदाज़ा रास्ते लगता था वो किसी बड़े चश्मे ख़ानदान का चश्मा चराग है। अमला को अजीब सा लगा कि यहाँ हर दूसरा शख्स ऐसा ही है, बगैर ख़ानदान के परवरिश पाने वाला, नाजायज़। उसका नाम आलियान था, उसकी माँ का नाम मार्गरेट था। ये सब क्या चक्कर था, शायद लेडी मेयर ने उसका नाम आलियान रखा हो, इसी उर्दू सिखाई हो, वरना शायद वो रिचर्ड एन या अरमन होता। लेडी मेयर अपने सभी बच्चों से प्यार करती थी, और बच्चे उनसे तो एक बच्चा उनके लिए अपना नाम तो बदल ही सकता है। उनके बाकी बच्चे भी थोड़ी बहुत उर्दू बोल ही लेते थे, तो अलियान किसी का नाजायज़ ला दे। उसके वालिदैन के नाम पर सिर्फ माँ ही मिली, इसलिए उसका सरनाम मार्गरेट है। अलियान उसका अच्छा दोस्त बनता जा रहा था। उसके बारे में एक मालूमात सुनने पर वो उसके लिए अफसोस महसूस कर रही, सिर्फ अफसोस और कुछ नहीं। खुली खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। अमरा को इस व्हाइट हाउस में रहना बहुत अच्छा लग रहा था। उसका कमरा जो लेडी मेयर ने उसे दिया था काफ़ी बड़ा था, खिड़कियाँ कद आदम थी, और कमरे की सबसे बड़ी बात यह थी कि खिड़की के ऐन सामने की दीवार पर किसी नो आमोज खतात के कलम से सजी कुन फायकुन की हल्के रंगों से बनी पेंटिंग लगी थी। उसकी ज़िंदगी में कई अनोखे वाक़यात थोड़े से अच्छे थे या बुरे थे, लेकिन उसके लिए नए थे। वो खिड़की में आकर खड़ी हो गई और गाड़ी रास्ता पर उस तरफ देखने लगी जहाँ अलियान खड़ा था। वो बहुत खूबसूरत, ज़िंदगी से भरपूर था। जिस फ़्रेंच अंदाज से वो खफा होता था वो उसका ट्रेडमार्क था। फ्रांसीसियों को सीखना चाहिए कि खफा कैसे हुआ जाता है, लेकिन अमरा ये नहीं सोच रही थी कि वो कितना खूबसूरत और ज़िंदगी से भरपूर है। ये यूनिवर्सिटी उसके लिखे को किताबी शक्ल में लाती है। वो तो इसके नाजायज़ होने के बारे में सोच लिया, किस कदर कराए से। अगला सारा दिन रोज़ बजती रही। लेडी मेयर के उन बच्चों की तरफ से दुनिया भर से तारीफ आते रहे। उनका वक्त फ़ोन कॉल सुनते ही गुजरा, और तो और सब अपने अपने घर अपनी अपनी जगह केक रखे बैठे थे और स्काइप पर लाइव लेडी मेयर को सामने बिठाए केक काट रहे थे। उधर लेडी मेयर केक काट रही थी और हर एक घंटे बाद कोई ना कोई लाइन ऑनलाइन हो जाता। कम से कम 10 केक काटे। अमरा के आज थे केक खा खा कर वो थक चुकी थी। टाइप का इतना ढेर लग चुका था कि उसे लेडी मेयर पर इश्क आने लगा। कैसी औलाद मिली थी उन्हें जो उनकी नहीं थी, और उनकी अपनी औलाद से ज़्यादा उनकी अपनी थी, जिनमें कॉमन असल मर्द और वाइफ का फ़र्क नहीं था तो एक मोहब्बत में नहीं था। लेडी मेयर ने उन्हें मोहब्बत दी थी तो वो भी कंजूस नहीं थे। रात तक जब आखिरी दफ़ा भी आ चुका तो उन सब ने आजिदान के पास बैठकर वो सब ताइज खोले। इतने बेशकीमत ताइज थे कि अमला की आंखें खेरा होकर रह गई थी। लेडी मेयर एक तोहफे को बोलती, उसे कितनी ही देर छूती रहती, होंठों से लगाती और अपनी आंखों पर रख लेती। वो ताइफ बिलाशुबा बहुत कीमती थे, क्योंकि उन्हें मोहब्बत से खरीदा गया था। बे औलाद होकर भी एक खातून ने औलाद वालों से ज़्यादा खुशी पाई। ये सब इसलिए मुमकिन हुआ था कि उन्होंने इंसानियत की मराद को छू लिया था। उन्होंने रंगो नस्ल को मिटाकर उन सबको गले से लगाया था। वह एक एक तोहफे को खोलती और उसे भेजने वाले के बारे में उन्हें बताती जाती। देखो ज़रा मॉर्गन को, इतनी क्यों महंगी घड़ी मुझे भेजी, मुझे उसकी ज़रूरत है या उसे। अब मैं कुछ कहूँगी तो नाराज़ हो जाएगी। हर साल मुझे पहले से महंगा तोहफा देती है, पार्ट टाइम जॉब करती है। जब घर आ जाया करती थी तो मेरे दाएं कान के पास अपना बायां कान जोड़ कर सोया करती थी। अगर सोते में उसका सर खिसक जाता तो उठकर फिर से मेरे कान से कान मिलाकर सो जाती थी। जाने उसे क्या खौफ था। कहती, रात में ख्वाबों में जो कुछ भी आप सुनती हैं मैं वो सुनना चाहती हूँ। अगले दिन उठकर मुझे बताया करती थी कि रहे मुझे आपके आने में सारे ख्वाब उसने भी सुने हैं। साथ लेडी मेयर अपनी आंखों की नमी साफ करती रही। ये सब बातें जानकर अमरा को लग रहा था उसने मुल्क नहीं बदला, दिन ही बदले का। दुनिया में लेडी मेयर जैसे लोग भी हैं। ये डेंस ने खुद बनाया। उन्होंने लकड़ी के नसीब इस तख्ते को उनके सामने किया। तख्ते पर एक तस्वीर खुदी जिसमें एक औरत कुर्सी पर बैठी है, उसके सर पर फरिश्तों का आला चमक रहा है। 10 बच्चे सीधा सिक्का उनके सामने बैठे मुझे मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहे हैं। ये देखो क्या बना दिया डेंस ने मुझे। आजकल जर्मनी में होता है, अपना बिजनेस कर रहा है, एक एनजीओ भी चला रहा है। ये 12 साल का था जब एक रात मेरे पास रहा था, तो रात के किसी पर अपने भीतर से निकलकर मेरे बेड के करीब आकर खड़ा हो गया। न जाने कब तक खड़ा रहा। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि ये मेरे पास खड़ा मुझे टिकटिकी बांधी देख रहा है। क्या मुझसे ज़्यादा कोई औरत इस पूरा ज़मीन पर ऐसी खुशकिस्मत होगी जिसे उसके लाल रातों को ऐसे उठ कर मोहब्बत से देखती हो। बहुत देर तक लैडी में सबकी बातें करती रही। फिर अमरा उन्हें उनके कमरे में ले आई
बेड साइड टेबल पर छोटी सी तस्वीर फ्रेम में रखी थी, वो पहले वहाँ मौजूद नहीं थी। ये अलियान ने दी है। लेडी मेयर तस्वीर को हाथ में लेकर उसे आंखों से लगाने लगी। तस्वीर हाथ से बनाई गई थी, जिसमें अलियान ने अपने तखय्युल को दिखाया था कि लेडी मेयर को नौजवान और खूबसूरत कैसे देखने जाता है। बहुत प्यार करते हैं मुझसे। उन्होंने अमरा को पास बैठने की इशारा की। उन्होंने अपनी सब बच्चों के बारे में बताया था, अब वो उसके बारे में क्यों ना बताती। 18 साल होने के बाद जब ये इधर से निकला तो मुझे घर लिया। ये मेरे दूसरे बच्चों में सबसे छोटा था और बचपन में बहुत रोया करता था। जब एक दिन और एक रात मेरे पास रह कर जाता है तो मुझे बताया जाता है कि वो वर्की को डिस्टर्ब हो जाता है, रोता है, रात को सोता नहीं, खाना नहीं खाता। फिर मैं जाकर उसे मिलकर आती, लेकिन उसे घर न भेजे। फिर ये बड़ा हो गया तो मैंने सोचा उसे अपने पास रखूँगी। वो घर आ गया और बहुत खुश था, लेकिन बल्कि खुशी से रोता रहा। कई कई घंटे वो घर की दीवारों को, कमरों को देखते रहता है। आतिशदान के करीब बैठा होता रहता और फिर रात रात भर टीवी पर ऐसी फिल्में देखते रहता है। मैंने सोचा नया नया घर का माहौल मिला शायद इसलिए, लेकिन कई हफ्ते गुजर गए, उसने मामला अपने तब्दीली नहीं। दिन भर बाहर खेलता, रात को फिल्म और वीडियो गेम्स। मैंने इंतजार किया कि शायद वो खुद को बदले। वो बड़ा हो चुका था, अब उसे समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए था, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो मुझे मायूस कर रहा था। एक दिन जब शदीद बर्फबारी हो रही थी, मैंने उसकी चंद गर्म कपड़े एक बैग में रखे थे। चंद पाँव लेकर घर के दरवाजे बाहर किया और उससे कहा, इंसान बन जाओ तो आ जाना अपने घर को, मैं तुम्हें बर्बाद नहीं करने दूंगी। फिर अमरा को बेतहाशा हैरत हुई। लेडी मेयर इतनी सख्ती से काम लेती रही थी। पूरे एक साल मुझे उसकी कोई खबर नहीं मिली। ये तो मैं जानती थी वो बहुत ज़िद्दी है, गुस्सा भी बहुत आता है उसे, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि वो ऐसे मुझसे नाराज़ हो जाएगा। मुझे दुख हुआ कि शायद मैंने उसके साथ ज़्यादा ही सख्ती से काम लिया, लेकिन मैं क्या करती, मेरे घर का आराम मोसाई से बर्बाद कर रहा था। मैं अपने घर को आग लगा सकती थी, लेकिन अलियान कैसे नाकाम होते नहीं दे सकती थी। लेडी मेयर के बेड के करीब कॉज पर बैठी अमरा कुछ थोड़ी देर को चुप सी होगी। उसके दोनों भी लगातार फेल होते रहे थे, उसके दोनों भाई भी लगातार फेल होते रहे थे स्कूल और कॉलेज में, लेकिन कभी उन्हें डांट के अलावा कुछ नहीं कहा गया था। बाबा उनका देखकर जबान कर देते, अम्मा चुपके से उन्हें पैसे देती रहती। वल्ला दादी आज वो नई से नई हम मोटरसाइकिल बदलते, दिन रात बाइक चलाते, रात गए घर आते और नहीं तो कंप्यूटर या मोबाइल के साथ मसरूफ रहते हैं। अम्मा पापा के सामने ये सब करते, लेकिन कभी उन्हें ठीक करने के लिए कोई हिकमत अमली नहीं अपनाई गई थी। और तो और अगर वो सो रहते और दादा उन्हें उठाने की कोशिश करते तो बहुत सो लिए, तो अम्मा दादी दादा से लड़ने लगती कि क्यों उठाया जा रहा है उन्हें, बच्चे हैं समझ लेंगे, ये बच्चे हैं, दिन के 2 बज रहे हैं। काम वालों ने अपने दिन का आधा हिस्सा कमा लिया है। इस उम्र में मैंने अपने घर की जिम्मेदारी उठा ली थी। दादा कहते वो वक्त और थे, अम्मा बुरा मान जाती, बच्चे वक्त थे। मेरे अब्बू जी मुझे सो जूते लगाते थे अगर मेरी आँख अचानक फजर के बाद खुलती थी। मस्जिद के इमाम साहब ने बच्चे को जल्दी उठने की आदत डालने के लिए अजान फजर की जिम्मेदारी बारी पर सब पर लगाई थी। समझदार लोग थे, इस ज़माने के जमकार से तरबियत करते थे। मेरी अम्मा तंदूर पर रोटियाँ लगाती थी तो मेरा बाप मुझे तंदूर पर उठा देता, कहता तुझे भी पता चलना चाहिए कि तेरी माँ तरह जिसका तेरी रोटी पकाए। मेरे अब्बा जी को नहाने के लिए बाल्टियाँ मेरी माँ मुझसे भरवाती, कहती तुम्हारे लिए मेहनत मुशक्कत करके आता है, उसकी धूल मिट्टी साफ करने की मुशक्कत तुम करो। अगर हमारे माँ बाप हमारे चाँव चौंचले करते रहते तो वक्त की सख्ती ने हमें पीस कर रख दिया होता और हम चलने से पहले ही गिरने जैसे हो जाते। बस दादी को हमेशा दादा का लेक्चर बुरा लगता। दादा के इस लेक्चर की सब अमला को अब आई थी। फिर क्या हुआ? अमला को बहुत दिलचस्पी हुई थी इस किस्से में। मुझे इतना तो यकीन था कि वो महफूज होगा, लेकिन कभी कभी मुझे बहुत डर लगता। फ़ोन बजता तो मेरा दिल सहम जाता। मेरे कान डोर की बेल की आवाज़ पर लगे रहते हैं, लेकिन पूरा साल बीत गया, उसकी कोई खबर न मिली। एक रात मैं सो रही थी तो किसी ने मेरा लिहाफ उठाकर बादाम के छोटे से केक पर एक मोमबत्ती जलाकर मेरे आगे किया। वो अलियान था, वो खिड़की के रास्ते मेरे कमरे में मुझे सरप्राइज़ देने आया था और ये रवायत अब तक कम है। हाँ, लेडी मेहर मुस्कुराने लगी, लेकिन अब कुछ ऐसे कि मैं अपना कमरा बदल लेती हूँ। मैं एक एक खिड़की झाँकता झाँकता आता है। इस रात उसने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट कार्ड मेरे आगे रखा। मैं इंसान बन चुका, उसने फ़ख्र से मुझे बताया। यूनिवर्सिटी ने उसे स्कॉलरशिप दिया था। लेडी मैंने अपनी आंखों पर नमी साफ की। उसने मुझे मायूस नहीं किया था। जब मैंने अपने सब बच्चों को गोद लिया था उस वक्त मैंने तुमसे वादा किया था मैं उन्हें बेहतरीन इंसान बनाऊंगी। मुझे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े दरीग नहीं करूँगी। एक औरत की गोद में जब बच्चा आता है तो उस पर नदियों वाली जितनी जिम्मेदारी आई होती है, एक ऐसा फर्ज जिसमें गुर्बत की गुंजाइश नहीं। जब एक इंसान को परवरिश के लिए तरबियत के लिए एक दूसरे इंसान दिया जाता है, तो जैसे कुल इंसानियत के लिए गमी उसकी हाथ में दे दी जाती है कि उसे अब लीज बना दो कि कल कुल इंसानियत के लिए वबाल जान बन जाए, या वो बंदा बशर जो अपने आगे और पीछे और दाएं और बाएं खैर की रोशनी बिखेरते चले जाए। सारे इंसान खैर होते हैं अमरा, बस उनकी परवरिश के जो गवारे होते हैं वो उन्हें कुछ का
کچھ بنا دیتے ہیں۔ یہ سب پھول ہوتے ہیں، بس ہم ہی انہیں توڑ کر مسل کر اپنی مرضی کے کچن میں پھینک دیتے ہیں۔ میرا کو پلیٹ لیوی پر باقیہ گولی صاحب کا گیلری آف کاسٹیوم جانا تھا۔ پہلے اس نے امرا کے لمبے بالوں کی لٹوں کو گول بل دے کر مخصوص روسی انداز میں گوندا، پھر اسے ساتھ چلنے کے لیے کہا، میں سائیکل پر نہیں جاؤں گی۔ کیوں، ابھی بھی ڈرتی ہو سائیکل پر بیٹھنے سے؟ جیسے تم چلاتی ہو، کوئی بھی ہمیشہ کا ڈر سکتا ہے۔ یونیورسٹی تک ٹھیک ہے، کہیں اور جانے سے سب وے یا بس ٹھیک ہے۔ دونوں بس میں پلیٹ لائن آ گئی۔ موسم بدلا، تبیرہ لانگ شوز پہننے لگی تھی، چست جینز جیسے جنگل میں شیر کے شکار کے لیے جا رہی ہو۔ بالوں کے نیٹ نیا سٹائل بنائے ہوئے وہ اپنی آنکھوں کا صرف چوکنا کر رکھتی جیسے کسی خفیہ ایجنٹ کی ایجنسی ہو۔ امرا کو اس کے ساتھ چلتے ہوئے احساس ہوتا جیسے وہ اس کی باڈی گارڈ، جیسے کوئی امرا کو کسی بھی طرح کا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ دل ہی دل میں خواہش کرتی کہ کاش وہ بھی ویرا جیسی ہو جائے۔ اس نے ویرا سے پوچھا نہیں، خود سے ہی سوچ کر کہ وہ خریداری کرنے جا رہی ہے کپڑوں کی، لیکن گیلری پہنچ کر اندازہ ہوا کہ شاید ویرا یہ اپنے کسی آرٹیکل کے مواد کے لیے مواد اکٹھا کرنے آئی، یا اپنے بلاگ کے لیے کوئی تصویریں لینے۔ جس باریک بینی سے وہ ملبوسات کا جائزہ لے رہی تھی وہ عام انداز میں تھی۔ کہیں ایجنٹ کا انداز، تمہارے چوری کرنے کا ارادہ تو نہیں ہے نا؟ آواز کو آہستہ رکھ کر امرا نے پوچھا۔ تم میرے بارے میں ایسے بھی سوچ سکتی ہو؟ ایجنٹ نے اسے وہ تم اس قسم کی فلمیں دیکھتی ہو نا، مطلب جو فلموں میں دیکھتی ہو وہ سب کرنے بھی لگوں۔ مجھے یقین دلاؤ، واقعی میں سب تمہارے جیسے نہیں ہیں۔ امرا نے منہ پھیلا لیا اور ایسا اندازہ بنا لیا کہ وہ اب ویرا سے کوئی بات نہیں کرے گی، شام تک، بلکہ رات تک۔ اپنا یہ منہ ایسے ہی پھیلاتے رہنا، لیکن کھولنا مت۔ میں یہاں مخصوص طرز کا ایک لباس ڈھونڈنے آئی ہوں، جب وہ مل جائے گا تو باقی کام کی تفصیل بتا دوں گی۔ تم چاہو تو لگ سے گیلری کو دیکھ سکتی ہو، فارغ ہو کے میں تمہیں ڈھونڈوں گی۔ ویرا چونٹی کی رفتار سے ایک شوکیس کے آگے سے سرک رہی۔ دونوں اس وقت 18ویں صدی کے سیکشن میں تھے، نہ صرف مانچسٹر بلکہ پورے برطانیہ میں۔ دی گیلری آف کسٹم ہاؤسز اپنی انفرادیت میں یکساں حیثیت کی مالک گیلری ہے۔ گیلری میں 20,000 سے زائد آئٹمز رکھتی ہے، لیٹ 17 سے اب تک کے فیشن کے مردانہ، زنانہ، بچگانہ کپڑے، جوتے، زیورات اور جیسی دوسری چیزیں بڑے پیمانے پر کاسٹنگ ہاؤس میں نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں۔ یعنی یہ ہاؤس ایسی سب چیزوں کا جدید طرز سے سجا عجائب گھر ہے، ظاہر ہے، جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، خاص طور پر 17، 18 اور 19، 20 کے صدی کے دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ یقین نہیں آتا کہ کبھی یورپ میں بھی خواتین نے دستانے پہنے تھے۔ اسکارف کے استعمال کو لباس کی طرح ضروری سمجھا جاتا تھا۔ ایسے گھیردار لباس پہنے جاتے تھے کہ اصل جسامت کے بارے میں اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ تو پھر ایسے پیارے ملبوسات سے انہوں نے کیوں کر اپنی جان چھڑا لی، ترک کیوں کر دیے؟ تغیر وقت کی روح ہے، اور بلا شبہ آنے والا وقت گزر جانے والے وقت سے بہتر ہوتا رہے گا، ایسا ہی فرمایا گیا۔ ان ملبوسات نے امرا کو مبہوت کر دیا۔ وہ بے حد نفاست سے سلائی کیے گئے تھے، انہیں پہننے سے زیادہ دیکھتے رہنے کو دل چاہتا۔ مومی پتلے جو انہیں پہنے کھڑے تھے، سانس لینے لگتے اور دیکھنے والوں کو اپنے ساتھ وقت کے تغیر کے سفر پر جانے پر مجبور کر دیتے۔ امرا نے ان کے ساتھ وقت کا سفر کیا کہ وہ جی بھر کر گیلری دیکھ چکی تو ویرا کے پاس آئی۔ وہ ایک وکٹورین چوک کیس کے سامنے کھڑی پنسل سے کاغذ پر اسکیچ بن رہی تھی۔ اب یہ کیا کر رہی ہو؟ اپنے لیے ڈریس بنا رہی ہوں، اپنے کام میں مصروف ہو بولی۔ وہ ایک وکٹورین فراق کا اسکیچ بنا رہی تھی، جس کے بازو کینی تک تھے اور آگے جالی لگی ہوئی تھی جو کلائی پر بٹر فلائی ساکھ میں بند ہو جاتی تھی۔ فراق 3-4 مختلف رنگ کے کپڑوں سے بنائی گئی تھی، لیکن اس کا پرائم کلر ہلکا نیلا تھا اور جہاں جہاں اس پہ سفید جالی کے پرچے لہریں چھوڑ گئے تھے، اس کا گھیرا اتنا تھا کہ امرا کے 5 شلوار سوٹ بن سکتے تھے۔ امرا نے ویرا کے پسند کو داد دی۔ بلا شبہ وہ ایک بے حد نفیس فراق تھی۔ اس کی خاص بات یہ تھی کہ اسے دیکھنے سے ہی ایک شان کا احساس ہوتا تھا، معتبری اور اعلیٰ ذوق کا۔ وہ اپنا کام مکمل کر چکے، دونوں باہر آ گئے۔ امرا کے پاس مزید 2 گھنٹے تھے، پھر اسے اپنی جاب پر جانا تھا۔ کیسا ہے؟ ویرا نے اسکیچ اس پر اگر کیا۔ زبردست، پر اس کا کیا کرو گی؟ اس کا کرو گی کیا؟ بہت ہی خاص دن پر رنگ، اپنی شادی پر، اس سے بھی خاص دن۔ شادی سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ کانووکیشن پر۔ میرے نزدیک شادی سے بھی زیادہ ایک اور دن بہت زیادہ خاص ہوتا ہے، کچھ جب اسے لگتا ہے اسے 2 زندگیوں کے ٹریکس کو ایک قدم سے ہی، جب وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اسے اپنی زندگی میں کسی اور ایک ہی جیسے بے حد اہم اور پروین پل کو شامل کرنا ہے۔
یعنی وہ وقت اب دو لوگ آخری بالآخر یہ طے کر لیتے ہیں ان میں بادشاہ کون اور ملکہ کون۔ آخری فقرہ میرا میں نچلے لب کا کونا دانتوں میں لے کر شرارت سے چھوٹی بتا، جب کوئی تمہیں پرپوز کرے گا اس دن میرا دل کھول کر روتی، یہاں میں نے تھوڑی سی تبدیلی کر دی ہے، جس دن میں اسے پرپوز کروں گی اس دن، جس دن تم مجھے اس اسکیچ کی طرف اشارہ کیا، دیکھو سمجھ لینا میں مڑ کر سر کر آئی ہوں۔ امرا کو اس کا اعتماد اچھا لگا، وہ جانتی تھی اسے پرپوز نہیں کیا جائے گا بلکہ یہ ہم کو خود کرنا پسند کرے گی۔ ایک فراق امرا کو بھی بہت پسند آئی تھی، بلکہ گلابی رنگ کی تھی، جس پہ ہلکے نیلے سرخ پیلے پروں والی تتلیوں کو ایسے بنایا گیا تھا جیسے ایک دوسرے کے آگے پیچھے بھاگتی، دوڑتی، شرارتیں کرتی، کھیل کود کرتی ہوں۔ امرا اس فراق کو اپنے سب سے خاص دن، اپنی شادی کے دن ضبط کرنے کی خواہش کو اپنے اندر پیدا ہونے سے نہ روک سکی۔ یہ خواہشیں اچانک اس کے اندر جاگی، ورنہ اس نے کبھی اپنی شادی کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے تو کبھی اس شخص کے بارے میں نہیں سوچا تھا جسے کبھی تو اس کی زندگی میں آنا ہی تھا۔ اس کی منگنی ہوئی تو بھی اسے کوئی دلچسپی پیدا نہیں ہوئی تھی کہ وہ کون شخص ہے۔ اسے صرف اپنے گھر کے ماحول سے، اپنے آس پاس کے ماحول سے نکلنے میں دلچسپی تھی۔ حتیٰ کہ اس کی شادی بھی طے ہو گئی تھی، تب بھی اس نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ وہ کون ہے، کیسا ہے۔ اس نے کئی بار اس کے بارے میں سوچا کہ ایک دادا کے علاوہ وہ کیوں باقی سب سے لاتعلق رہی ہے، ان کے ساتھ تعلق کیوں نہیں بنا پاتی، اس کی دوستیاں دور دور سے دوستیاں ہی کیوں رہتی ہیں، وہ اس کے اور قریب کیوں نہیں جا پاتی۔ اس نے دادا کو یہ سب بتایا تو وہ خاموش ہو گئے۔ اس وقت تو نہیں، لیکن آنے والے دنوں میں دادا نے اسے بتایا وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آج تک سب نے اسے تکلیف دی ہے، اسے سب انسان ایک جیسے لگتے ہیں، مصروف، صرف تکلیف دینے والے۔ اندر کے اس موہن اور خوف کی وجہ سے اسے کوئی اتنا اچھا لگتا ہی نہیں کہ وہ اس کی ذات میں دلچسپی لیں۔ وہ اور ویرا پلیٹ فیلڈز پارک آ گئے۔ سینڈوچز اور کوک ان کے ہاتھ میں تھی۔ چلتے چلتے ایک دم ویرا اچھلی اور ساتھ ہی دوسری سامنے کھڑی تھی، پھر تیزی سے سپرمین کی طرح اٹھ کر چھلانگ لگا کر اسکیٹنگ کرتے ہوئے ایک ہپ ہاپ بوائے کو گردن سے جا لیا اور دیکھتے دیکھتے اس پر لاتوں، بونسوں اور گالیوں کی بارش کر دی۔ پھر اس نے اس لڑکے کو کسی بلی کے لنگڑوں کی طرف اٹھایا اور جھیل کے ٹھنڈے پانی میں چھال دیا۔ شراب کی آواز آئی، کنارے پر کھڑی ویرا اس لونگڑے کی طرح لہرا لہرا کر اسے مزید القابات سے نواز رہی تھی۔ ویرا کے غصے اور انگلی ٹہرانے کی رفتار کو دیکھ کر امرا اندازہ لگا سکتی تھی کہ دوسری زبان میں اس وقت کیا نشر کیا جا رہا ہے۔ لونگڑے نے پانی میں ڈبکی لگائی، تیزی سے ہاتھ پیر مارتا دوسرے کنارے سے لے کر اسے بھاگ گیا۔ کیا کیا تھا اس پہاڑی بکرے نے؟ امرا کو اس کے بھاگنے کے انداز پر بہت ہنسی آئی۔ میری کمر پر چوٹکی بھر کر گیا تھا، تم نے کیسے اس پر تشدد کیا، اسے ٹھنڈے پانی میں پھینک دیا، کوئی مسئلہ ہو گیا تو؟ وہ پولیس لے آئی یا فوج؟ میں تیار ہوں۔ ایک بار اسکول گراؤنڈ میں میرے ایک کلاس فیلو نے مجھے ہراساں کیا تھا، میں 10 سال کی تھی اس وقت۔ وہ ایک لافر اور گندا لڑکا تھا اور اسکول کی ہر کمزور لڑکی سے ڈرتی تھی۔ اگلے دن خوف سے میں اسکول نہیں گئی۔ میرے پاپا کو میرے اسکول نہ جانے کی وجہ معلوم ہوئی تو انہوں نے مجھے گھر کے باہر پہاڑ کی طرح جمی برف میں گردن تک ڈبا دیا۔ میرے گردن پر ایک بھی گرم کپڑا نہیں تھا۔ میں چیخنے چلانے لگی، وہ خاموشی سے میرے پاس بیٹھ گئے۔ جب میں ملکنے کی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ برف کی ڈب میں دبی رہنا بات ہے یا اسکول کی چھٹی کر دینا، وہ بھی نام نہاد خوف و بزدلی کی بنا پر۔ وہ مجھ سے بار بار یہی ایک بات سنتے رہے۔ میرے ہونٹ نیلے پڑتے گئے۔ اگلی جان نکلنے سے کچھ لحظات پہلے انہوں نے کہا، اگر تم نے باقی زندگی زندگی ویسے پرسکون گزارنی ہے تو خود کو اسی برف میں تیرتا نہ جانا، مرد ہے اور ایسے ڈھیر میں بزدلوں کو مرد ہی جاننا چاہیے۔ امرا دنگ ویرا کی شکل دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی طرح ٹھنڈ اور برف کو جانتی ہو کیا؟ ہاں، امرا نے سادہ طور سے سر بھی ہلایا۔ کیا ٹھنڈ ہوتی ہے، برف ہوتی ہے؟ کیا جواب دیا اس نے؟ ٹھنڈ نہیں ہوتی، برف نہیں ہوتی امرا، موت ہوتی ہے، سفید موت۔ سردی میں پانی پھینکو تو وہ وہیں فضا میں ہی جم جائے۔ تمہارے ملک کے لوگ بھی وہیں جاتے ہی مر جاتے ہیں۔ ویسے تمہاری دنیا کے بارے میں معلومات اتنی کم کیوں؟ میں جانتی ہوں روس کہاں ہے، روس میں کیا کیا ہے، یہ جانتی ہوں پاکستان میں کیا کیا ہے، تم یہ جانتی ہو پاکستان میں کیا کیا نہیں ہے، میں یہ بھی جانتی ہوں۔ تم کیا چاہتی ہو، میں ریاض سے بات شروع کروں یا عبدالقدیر سے؟ کہو تو میں کوئٹہ کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتی ہوں۔ میں ان تمام شہروں کے نام بھی بتا سکتی ہوں جو زیر زمین پٹرول کے دریا رکھتے ہیں، لیکن جن کے بارے میں خود پاکستانی جانتے کیونکہ انہوں نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی، وہ صرف ان رپورٹوں کو مانتے ہیں جو انہیں نام نہاد غیر ملکی بنا کر رہتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان ان تخلیقی عقیدوں کو
ताकत वाकई करे वैसे तब करेंगे जब उन्हें यकीन हो जाएगा इनकी इन तकलीफों को निकलते उन्हें उनके ठेके मिल जाएंगे या उन पर उनका कब्जा हो सकेगा। हमारे रूस में एक एक बात कही जाती है, पाकिस्तान उस वक्त सल्यूट की जाने के काबिल थे जब हिंदुस्तानी से पाकिस्तान बने थे और तब जब वो इतनी ताकत बने थे और बस पाकिस्तानी ये सल्यूट दोबारा नहीं ली। इंदिरा जानती थी कि वो ठीक कह रही है, खुद वो ये तक ना जानती थी कि पाकिस्तान की सन में आठवीं ताकत बने। तुमने इसके साथ कुछ ज़्यादा ही कर दिया। अमरा को उसे पुराने मोदी पर वापस लाना ही पड़ा। वो मजीद बीरा सामने शर्मिंदा नहीं हो सकती थी। अगर बीरा पाकिस्तान को लेकर उससे कोई आम सा सवाल पूछ लेती और उसे उसका जवाब भी ना आता तो बुरा होता। कम से कम एक पाकिस्तान के बारे में मालूम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं बल्कि बिल्कुल। ठीक किया, ठंडे पानी में उसे उसके अंदर से गंदे कीड़े मकोड़ों का भगो बुझाकर कोटल डाला होगा। तुम बहुत बहादुर हो बीरा। अगर मुझे ऐसे बर्फ में दबाया जाता ना तो मैं कभी ऐसी बहादुर न होती। एक लम्हे कमरा बिल्कुल खामोश हो गई। एक वीरा थी कौन जिसे बहादुर बनाया गया था, एक कमरा था जिसे मजबूत कर लाया गया था। वो दोनों इंसान थी, दोनों लड़कियां, लेकिन उनमें से एक कई गुना मजबूत और एक कदम आगे थी, दूसरी कई गुना कमजोर और बहुत पीछे थी। दोनों इंसानी थी फिर भी बराबर नहीं थी। तो तुम्हारे फादर तुम्हारी ताकत है। हमरा को इस पर शक था। वो मेरे फादर, उन्होंने अपनी ताकत मुझे नहीं दी बल्कि मेरे अंदर की ताकतों को मेरे अंदर से पैदा किया है। जब एक बाप अपनी बेटी के अंदर इस ताकत को तैयार करता है, ज़िंदगी के हर बड़े मैदान में फातह बनने के लिए अपनी बेटी को तैयार कर देता है। और ये पावर एक बाप अपनी बेटी को दे सकता है। उन्होंने मुझे सिखाया कि पुस्तक के वादी दोनों का दिमाग से है, जिस्म से नहीं। अगर वो दिमाग को नजर बना लिया जाए तो जिस्म हर किस रूप नहीं बनता। वो कहते हैं ना, कोई आपको उंगली लगा कर दिखाए, आप उसे मक्का मार कर खामोश कर दें वादे। तुम्हें कोई भी रद्द-ए-अमल नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है। तो क्या नुकसान के खौफ से मैं बुज़दिल बन खामोश हूँ? ऐसा मैं नहीं कर सकती। वैसे तुम्हें तुम्हारे पापा ने क्या सिखाया अमरा? एक गहरा सा अमरा पर से होकर गुजरा। बाबा रात लेकर आते थे। उन्हें दुनिया में एक चीज़ की फिक्र थी, अपनी कारपेट छत की। वो रखे हर छोटे कारपेट की बेगमात के घर वक्त पर जुबली की हत्या के चाप पर न्यूज़ हो जाने वाली अंग्रेजी सिल्वर तक की भी। यूनिफॉर्म में एक दिन उनके सामने अपनी वैन के लिए लिखने लगी तो उन्होंने पूछा, कितने बजे छुट्टी होती है तुम्हारे स्कूल की? मैं स्कूल नहीं, कॉलेज जाती हूँ अब कहकर कल जाती हूँ कहकर वो वैन में आकर बैठ गई। वो मुश्किल अपने रोने पर काबू पा सकी। जिस बाप को ये तक मालूम नहीं था कि उसकी बेटी स्कूल नहीं कॉलेज जा रही है, वो बाप उसकी तकलीफ के बारे में क्या जान सकता था। जिस बाप की वापस रिया पूछ रही, उसके लिए दादा बने थे। मैं 12 साल की थी तो बुरी तरह से रो रही थी। मेरे दादा मुझे बड़े पास में ले गए। वो साल के गर्म तरीन दिनों में से एक था। क्या तुम गर्म तरीन दिनों का मतलब जानती हो? अमरा ने रुककर वीरा से पूछा। हाँ, इतना कि गर्म किसान की मौत वाक़या हो जाता है। वीरा सब जानती थी। ये वही दिन थे। पार्क में ले जाकर मेरे दादा ने मुझे वो मुर्दा परिंदे दिखाए जो गर्मी से मर चुके थे। वो मुझे एक दरख्त के नीचे लेकर बैठ गया और उन्होंने मुझे परिंदों को देखते रहने के लिए अमरा के देखते ही देखते एक चिड़िया गर्मी की ताप ना लाकर मर गई। मेरे दादा मुझे उसके करीब ले गए और मुझसे पूछा, अमरा, मरने से पहले क्या तुमने इन चिड़ियों को रोते आग करते आओ बका शिकवा करते देखा? गर्मी ने उसे इतनी तकलीफ दी कि उसकी मीठी चूं नदी आवाज़ में बदली, बल्कि बेचारी तो खामोश हो गई। फिर तो ये मासूम सी चिड़िया इंसानों से बढ़कर हो गई। दादा ने चंद छोटे पंख उठाकर परिंदे को मार दिया। वो खामोशी से फिर से उड़ने लगे। उन्होंने अपनी जगह बदल ली, लेकिन वो गिला नहीं किया, ना रोए ना चिल्लाए। फिर उन्होंने मुझे बताया कि कायनात की ऊनी मखलूक बनाई की अदना मखलूक अशरात और दूसरे जानवर कभी इंसान की तरह बका नहीं करते, इंसान की तरह रोते चलाते नहीं, बेवेला नहीं मचाते। लेकिन कायनात की अरफा आला मखलूक इंसान ये काम बहुत शौक से करता है। ऐसे गला फाड़ता है जैसे कायनात के रब ने कलम के दुखों के सभी प्यार उसको तोड़ दिया, एक अकेला वही उठा दिया है। वो नहीं देखता कि तकलीफ उसे कितना फ़ायदा दे रही है, उसकी उस्ताद बनी उसे क्या क्या सिखा रही है। बस रोने चला जाता है। तुम्हारे दादा के पास सारी मुशक्क़त की मदद नहीं, उनके पास सब्र और इल्म है थोड़ा सा। वो एक अच्छे उस्ताद हैं और मन की बड़ी सब्र। तुम अपने उस्ताद का माना काम करते जाओ, हम उनकी सुनते लेकिन मानते नहीं। हर दिन हर रात मुझे ऐसी बातें सुनाते, लेकिन मैंने तो अपने दिल को जैसे पत्थर बनाए थे। कतरा कतरा खुद बूझ की कोई भी बूंद उस पर असर नहीं कर रही थी। अब तुम सबको देखती हूँ तो क्या रहता है, कभी ज़िंदगी की अंधेरे में गुजरती रही हूँ, ज़रा सी हिम्मत करती थी इस अंधेरों से निकल सकती थी। क्या हुआ तुम्हारे साथ माजी में? कुछ बहुत बुरा हुआ, तुम सुनोगी जानती थी। मैं हंसना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी से। क्या
لیکن بتاتے بتاتے میں رو پڑی۔ اس میں سنجیدگی سے ہی جھیل میں بطخیں ایسے سکون سے تیر رہی تھیں جس سکون سے انسان کا وابستہ کم ہی پڑتا ہے۔ اسکائپ از گاڈ سن۔ اور کی قائل بھی تھی۔ دادا ہر دن اس سے بات کر کے اسے دیکھ کر ہی سوتے تھے۔ اس نے موبائل لے لیا تھا۔ چلتے پھرتے ہر وقت اپنے دادا سے اس رات کو بات کر لیا کرتی۔ موبائل کے ذریعے اس نے دادا کو اپنی کلاس فیلو یونیورسٹی دکھائی تھی۔ کلاس میں سب سے آنے سے پہلے اس کی کلاس فیلو نے ہاتھ لگا کر یک زبان ہو کر کہا تھا، ہیلو گرینڈ پا۔ اور گرینڈ پا اتنی خوشی کے پوجے نہیں سنائے تھے، بچے بڑے اچھے لوگ ہیں امرا یہ سب تو۔ وہ بہت خوش ہوئے۔ ہاں جی بہت زیادہ ہی اچھے، وہ کہکا لگاتی۔ اس نے دادا کو آئس لینڈ کی وہ وطن بھی دکھائی جو دو کم 70 سال کی عمر میں ماسٹرز کر رہی تھی اور یونیورسٹی کی کافی اسٹوڈنٹ اور اپنی کلاس کی وجہ سے وقاف کرتی پائی جاتی کہ ان کی عمر کو قرار ادا کر کر انہیں بھی دوسرے اسٹوڈنٹ کی طرح عام صورت اندیز انہیں کوئی رعایت نہ دی جائے۔ وہ اس وقت بھی برا مان جاتی جب لائبریری میں کوئی ان سے یہ کہتا کہ وہ آج وہ 6 یا 8 کتابیں بموسمی سڑکوں کے ہاسٹل روم تک چھوڑ آتا ہے۔ یونیورسٹی کو ان سے بہت توقعات تھیں۔ انسان کا ماننا تھا کہ وہ ضرور دنیا میں میساچیٹس یونیورسٹی کا نام حاصل کرے گی اور کانووکیشن ڈے پر یقیناً دنیا بھر کا میڈیا مسز رادال کی شاندار کامیابی کو کپڑے دینا پسند سمجھے گا۔ دادا آپ بھی یونیورسٹی آ جائیں یا چھوٹا موٹا کورس ہی کر لیں۔ اس عمر میں کیا کروں گا کورس کر کے؟ یہی سوال میں نے بھی مسز ریچل سے پوچھا تھا۔ اس عمر میں تاریخ کے کنگال کو اس میں گھس کر پھر اس میں ڈگری لے کر کیا کریں گے؟ سر نے کہا، عمر کوئی چیز نہیں ہوتی، اصل چیز زندگی ہوتی ہے اور میرے وجود میں زندگی ایسے دوڑتی ہے جیسے کسی نامولود بچے کے جسم میں، جو جب زندگی کا مقصد ایک ہے زندہ رہنا، تب میں کسی شاندار مقصد کو لے کر زندہ کیوں رہا۔ اس سے پہلے میرا مقصد میرے بچوں، میرے خاندان کی پرورش اور دیکھ بھال تھا۔ اب میں ان سے فارغ ہو گئی تو میں نے ایک نیا مقصد بنا لیا۔ اس میں عمر اور ناپا انسان کی بات نہیں، یہ تو مقصد پا لینے کی بات ہے جو میں پا رہی ہوں۔ دادا اسے سالگرہ پیش کر رہے تھے جب وہ کچن میں سالنوں کا ناشتہ بنا رہی تھی۔ اس نے موبائل اسٹینڈ میں موبائل لگا دی اور کام کرتے کرتے ان سے باتیں کرتی رہی تھی۔ سالنوں نے اسے سنا تو اسے گلے لگا لیا اور کیک بنانے کا وعدہ کیا۔ ویرا نے فی الحال ایک سرخ ربن اس کی کلائی پر باندھ دیا اور اپنی کلائی میں کہ یاد رہے کہ ایک نے گفٹ لینا اور ایک نے دینا ہے۔ این اون نے بھی جیسے اپنا علامتی چپ کا روزہ توڑا اور اسے جاپانی گیت گا کر وش کیا۔ نیچے اس گاہ میں کسی چھوٹی بچی کی طرح ہل ہل کر گاتی وہ ان تین خواتین کو حیران کر رہی تھی۔ لیڈی میئر اسے تھوڑی تلے ہاتھ رکھے دیکھتی رہیں۔ جب وہ گا چکی تو لیڈی میئر نے پرزور سر ہلا کر کہا، مجھے امید تھی کہ تمہارے اندر ضرور کوئی نہ کوئی کھلا موجود ہے، رات کو تم مجھے ایسے ہی گیت سنانا۔ امرا کے ہاتھ پر کس کر کے این اون پھر سے پرانی این اون بن گئی جو سال میں ایک بار مشکل سے ایک آدھ ضروری بات کیا کرتی تھی۔ لیڈی میئر نے رات کے ڈنر کے اہتمام کا امرا سے وعدہ کیا اور یونیورسٹی میں کوئی رنگ برنگ پھول لیے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اپنی کلاسز لے چکی تھی اور اپنے اپارٹمنٹ کے دور سے نکلی کہ ریان ایک دم اس کے آگے آ گیا۔ شاید وہ بھاگتا ہوا آیا تھا۔ یہ لو، وقت تمہیں زندہ رکھے۔ وقت مجھے زندہ رکھے، وہ ذرا نہ سمجھی۔ تمہاری سالگرہ ہے نا آج، تو تمہیں دعا دے رہا ہوں۔ جسے وقت زندہ رکھتے ہیں اس کی عمر ہزاروں سال، کئی صدیاں ہوتی ہیں۔ وہ مسکرانے لگی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ میں نے خود کو خود ہی بتایا۔ اسے لگا اس کی تعریف کی جائے۔ میری سالگرہ کا کس نے بتایا پاگل؟ اوہ سادھنا نے۔ اس کا فون آیا تھا۔ کیک پکانے کی ترکیب پوچھ رہی تھی۔ آخر یہ برطانوی لوگوں کو گھر میں بیکنگ کرنے کا شوق نہیں ہوتا ہے، سادھنا ہندوستانی ہے۔ اس نے اطاعت کا ظاہر کرتے ہوئے اسے کہا کہ اسے برا نہ لگے۔ امرا نے اس کے لائے گلدستے میں سے جو کسی باغ سے توڑے لاتی تھی سفید، نیلے، سرخ پھول، چڑیا اور پیلے پھول اسے واپس کر دیے۔ وہ سوالیہ اسے دیکھنے لگا۔ دونوں اب یونیورسٹی کے محراب کے پیچھے کھڑے تھے۔ سامنے آکسفورڈ روڈ دمادما تھی۔ یہ واپس کیوں کیے؟ الیان کو برا لگا۔ پیلے پھول کسی کو نہیں دیتے، یہ نفرت اور ناپسندگی کی علامت ہوتے ہیں۔ ہم بہت اچھے دوست نہ سہی، ایسے دشمن بھی نہیں کہ میری سالگرہ کے دن مجھے ایسے پھول دیے جائیں۔ نفرت ناپسندیدگی کی علامت یہ پھول؟ وہ بھرپور سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں بالکل، وہ بھی مکمل سنجیدگی سے جواب دے رہی۔ تم سے کس نے کہا یہ امرا؟ کیا مطلب ہے کہ تمہارا؟ کس نے کہا؟ یونیورسٹی کی تاریخی محراب کے نیچے ایک نئی کلاس لگی تھی۔ تم نے کس نے کہا کہ یہ نفرت اور ناپسندگی کی علامت ہے؟ سب کو معلوم ہے، اس نے تنزیہ کی وجہ سے کہا ریو۔ چچ اتنی سی بات میں مجھے افسوس۔ دادا تم بڑے ماسٹر مائنڈ بنے پھرتے، سب کون؟ اف ساری دنیا، سب اور کون؟ ایک دم سے امرا کے ہاتھ میں
गुस्से और खौफत का ग्राफ बनने लगा। फिर भरपूर दिल से कहका लगाया, तुम इतनी सती हो अमरा, या तुम इन लोगों की बातों में ध्यान देती रही हो? ये नफरत इंतजार की मर्जी है जो हमेशा कुदरत के कवानीन में घुसते हैं, पूरे दिल से इन कवानीन की ज्यादा पैदा करनी रहती है। ये वो लोग हैं जो एक फूल भी खुद नहीं बना सकते, लेकिन इसी फूल को नापसंदीदा काबिल नफरत जरूर बना देते हैं। नामुन आखिर क्या चीज़ होती है? ये फूल है अमरा, सिर्फ फूल। अगर ये इससे ज़्यादा कुछ और भी है तो ये है कि अपने वजूद में कामिल है। ये खुद को खुद ही कामिल करता है। इसका खुलता हुआ रंग देखो कितना कामिल है। ये अपने रंग में कहीं ना कहीं ये अपने रंग में ना कहीं कम ना कहीं ज़्यादा एक जैसा। उसकी पंखुड़ियाँ कितनी नरम और मुलायम, कितनी ज़्यादा नजर, कोई मिलावट नहीं। इनमें दुनिया की बेहतरीन फैक्ट्री में बनने वाला रेशम भी इस इतना मुलायम नहीं होगा जितना ये ज़मीन की वजह से निकला हुआ है। देखो कुदरत की काबिलियत, दाद दो कुदरत को, तारीफ करो कुदरत की। उल्टा तुम इसे इतना पसंदीदा अलामतें दे रही हो। तुमने इसकी खूबसूरती पर गौर नहीं किया और इसे नापसंदीदा जान लिया। सिर उठाकर आसमान को देखो। अगर सारी दुनिया इस आसमान को कोई फजूल और बकवास अलामत करार देगी, तुम भी उसे बुरा मान लोगे। वसीत मंदिर, नीली झीलें, सब तो सफ़ेद पहाड़ कितने कामुल हैं। अगर इन्हें कोई अलामतें दे देगी तो क्या नफरत करने लगोगी इनसे? अपनी तकलीफ में ये फूल किसी से कम नहीं, कायनात की किसी भी से नहीं। अपने मुकाम पर बादशाह है, उसके सर पर ताज है। उसकी तकलीफ का कि तुम्हारी तकलीफ जैसी होनी मफरूज पाई थी, तुम वैसे ही हो कि ये किसी भी तरह ही नहीं, इसमें कोई कमी नहीं। कमी तो इन दिमागों में जिनमें ये फजूल कर रहता है। कोई फूल, कोई कुदरत, कोई रंग कुदरत की बनाई, कोई चीज़ काबिल नफरत नहीं होती। ये खुद भी लोगों की बातें हो। तुम वो सबक क्यों पढ़ रही हो जो दुनिया के मकबूल हवास इस लोगों ने दिमाग में लिखा है? कुदरत के खिलाफ जाकर लिखा है, कुदरत को नाखुश करने को लिखा है, कुदरत को हिट करने को लिखा है। हमरा उनके पोते की थी, उसकी सारी जिंदगी पीले फूल को नफरत की लामत समझते गुजर जाती। अगर उसे ये सब ना बताया जा रहा होता, आखिर उसने आज तक ये बात खुद क्यों न सोची? दिमाग तो उसके पास भी था ना। मेरा ज़ाती ख्याल है कि हमने को बता रहे हैं कारोबारी असद का नतीजा है ये सब। एक तारे के पास पीले फूल होंगे और वो कारोबार में तफरी कर रहा होगा। उसके पीले फूल का कबाब तेजी से फूल पड़ रहा होगा। दूसरे रंग के होंगे। चलो सिर्फ लगा ले। अब तक फूल तुम्हारी ने सोचा, अगर तो फूल को किसी ऐसे तरीके से जल्दी है चलाते ना उसके दिमाग में इजाफा हो जाएगा तो अपने कारोबार और निक फूल को किसी ऐसे जज्बे के साथ मुझे कर दिया जाए, लोग उससे लेना ही पसंद न करें। फिर उसने ये किया और वो ऐसा करने में कामयाब हो गया। ये देखो देखो तुमने कैसे मेरे हाथ में मेरे फूल वापस कर दिए। ये कई फूल जो ये सब क्या कर रहे हैं? उमरा ने उसके हाथ से फूल वापस ले लिया और तेजी से बात की तरफ भागी जिसमें बैठ कर उसे जाना था। अलियान उसे चंद कदम दूर था। बात तुम्हें किसने बताई अलियान? बस की खिड़की से निकालकर उसने फूलों की तरफ इशारा करके पूछा सुमेरा ने। अलियान ने तेज आवाज में कहा। बस वो चली गई लेकिन वो वहीं खड़ा रहा। बस की गुजरागाह को देखते रहा। रात के डिनर का तमाम ठीक ठाक था। ऑनलाइन देखकर उसने साधना को बनाया कि काट लिया था। मेरी मैम ने उसे यूनिवर्सिटी की तस्वीर वाला क्राफ्ट बैग दिया था। साधना ने बारिश पे जेब और उन्होंने हाथ की बनी एक छोटी सी गुड़िया जिसकी माँ ने उसके बैग में एक दिन से ज़्यादा रख दी थी कि यूनिवर्सिटी में उसे जो अच्छा लगे उन्हें लेती जाए। एक उसने लेडी मैर को दी। अमरा ने उस गुड़िया को यूनिवर्सिटी बैग के ऊपरी स्टाफ पर लगा लिया। सबको मालूम हो गई ताकि अनून उसे पसंद करती है। उसने अपने घर में कभी सालगिरह नहीं की थी क्योंकि उसे अपनी दुनिया में आने की खुशी नहीं थी, बल्कि उसे ये सोचकर ही वापस होती थी कि वो आज के दिन पैदा हुई थी। एक ऐसी तारीफ थी जो दादी साल में कितनी बार दोहराती थी। जिस दिन ये हुआ उसने सालना को एक बार ऐसे ये सब बताया तो वायरस उसका मुँह देखने लगी। लेकिन तुम तो मुसलमान हो अमरा, मुसलमान में तो ये सब बातें नहीं होती। अमरा से क्या पता कि अब मुसलमानों में क्या क्या होने लगा है। हमारे मोहल्ले में एक मुसलमान खानदान आबाद था। अजीत भाई थे, स्कूल में पढ़ाते थे और अपना ट्यूशन सेंटर चलाते थे। उनकी नई नई शादी हुई तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। तीसरे महीने में उनके ट्यूशन सेंटर में आग लगी थी। 40 दिनों बाद उनके मकान की छत गिर गई। सब ने कहा वो सबूत कदम है, लेकिन उनकी माता और वो आगे हंसते हंसते कहते जो होता है अल्लाह के हुक्म से होता है। 2-3 साल उनके बाबू के साथ ऐसा ही कुछ होता था, लेकिन उन्हें कभी एक बार भी लोगों की बातों पर कान नहीं लगे। ये सब उनकी शादी के बाद उनकी बेबी के कदमों से है। वो ये सब नहीं कहते हमारे मज़हब में हमें ऐसा करने और सोचने से मना किया। हरना आदमी के करीब बैठी
आर्यन की मौतें बन रही थी और बहुत मुद्दे से बता रही थी। उसके पास सलमा के सवाल का जवाब नहीं था। वो मुसलमान वो है और मुसलमान ऐसा है समझते। इसका जवाब उसकी दादी, उसकी माँ, खानदान की बाकी लोग पाते भी थी, प्रयास करते थे कि राम पापा ने पैसा कुछ नहीं लगा। फिर वो कहाँ से सीख का ये सब करते रहते हैं और कहते हैं ये सब करते हैं, क्या वो भूल जाते हैं कि एक दिन उनकी एक ही तलफ़ुज़ का हिसाब किताब होगा। जो क्या होगा उसके बारे में, जो किया होगा उसके बारे में पूछा जाएगा। वो कौन सा जवाब खड़ा कर देंगे कि वो कम अक्ल और अनजान था और उनकी जवाब पर मारी जाएगा, क्योंकि जो कलाम पाक पढ़ता है वो नाकाम गलत है, ना ही जानता है। अगर वो ठीक पढ़ता है तो क्या मसला है आपका? मैं चाहती डॉक्टर, मैं फ्रेशर फ्लू का शिकार हूँ, नया स्टूडेंट। ओह, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं। पुलिस फोन दें, वक्त इस फ्लू को नामा कर देगा। वो कमो बेश सब नए आने वालों में से उसके रास्ते ज़्यादा हो चुके थे। बल्कि के बाद गैर बकाई सब इतला अपने सीनियर पर से सुनने को मिली। कभी तंजन और ज़्यादा पर मजाकन यूनिवर्सिटी में नए आने वाले स्टूडेंट को मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी और शहर का जो बुखार चलता है उसे फ्रेशर फ्लू कहा जाता है। इस फ्लू के फ्राहमल फ्रेशर बहुत ज़्यादा बोलते हैं, एकदम से सब जान लेना चाहते हैं, रात और जागते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, बिला वजह ही दुनिया शहर में घूमते फिरते हैं। मैनचेस्टर नाइट लाइफ से ऐसे लटकन लोग होते हैं जैसे पढ़ने नहीं था, हट करने घर से निकले हैं। शुरू में जब हम मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाया करती, बिला वजह मुझसे पार्टी में घूमती फिरती थी, गान वगैरह का ग्रुप मुझे बहुत हिंदी से कहा करता, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन तुम ठीक हो जाएगा। यूनी भागी नहीं जा रही, 2 साल में तुम्हारे पास आराम से एक प्रकार से स्टूडेंट डिपार्टमेंट गर्दन लाइब्रेरी म्यूजिक कंप्लीट कर देख लेना। अपने स्कूल को थोड़ा कम करने की कोशिश करो। इतनी संजीदगी से नस्लियत के बावजूद हफ्ते में 2 बार तो जरूर ही यूनिट जाती। फारम बन लेता वो दूसरे पार्ट में भाग लेती होती, लेकिन अब चूँकि फ्लू के असरात जाहिर हो चुके थे, अब तो अपने अपार्टमेंट तक ही चली जाती थी तो बड़ी बात लगती थी। जब उसे शामिल मिल जाती, उसकी जान पर बन जाती, ऐसा लगता उसे तो शामिल नहीं होंगे और उसे यूनिट से निकाल दिया जाएगा। फिलहाल अभी तक तो निकाले नहीं गए थे, लेकिन वो इस निकालने के बारे में ज़रूर सोचती रहती थी। ऐसे वक्त में पढ़ाई एक अड्डा बन जाती जो हड़क कर जाने के लिए तैयार न जाती। पहला सेमेस्टर अपने एग्जाम के करीब था। हर चाक में किताब और मनीला को नजर आती। लाइब्रेरी की तरफ अमरुद एफसी थी, जैसे वहाँ बनने बनाए असाइनमेंट मिल रहे हैं, एक दूसरे की शक्ल देखती। पहला सवाल किया था, असाइनमेंट मुकम्मल होगी? ज़्यादा लड़के नाम में सर लाते नजर आता। दूसरा सवाल, कितने फीसद होगी? अमला की कुल 6 मिलाकर 6 असाइनमेंट थी। 4 पर वो काम मुकम्मल कर चुकी थी, 5वें पर काम मुकम्मल होने में नहीं आ रहा था। जो जून मिल्टन की लॉस्ट पैराडाइज के किरदार माइकल राफेल और शैतान के फरिश्ते पर मुश्तमिल था। जॉन मिल्टन के किरदारों को पढ़ लेना किसी मौके से कम नहीं थी। कहाँ उनके तजर्बे का ना, जिसे अच्छी तरह इस एपिक पोएम की समझ ही नहीं आई थी, वो अच्छी तरह उन पर काम कैसे कर सकती थी। यानी अच्छी तरह काम करने के लिए उसे मामूल से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत थी। असाइनमेंट मुकम्मल करने और जमा करवाने की कराने में यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट को देखकर ऐसा लगता है कि बेचारे को कुछ हो गया। वो पूरी जान लगा कर सवाल कर रहा है। एक वजनी पत्थर उनके सर पर लटक रहा है, किसी भी वक्त गिर सकता है। इन दोनों अगर कोई फजूल कम पे हाँकता कहीं नजर आ जाता तो उस पर जी भरकर स्ट्रेस करता, क्योंकि वो काबिल लाइफ का स्टूडेंट अपनी समय मुकम्मल कर चुका था। उसे देखकर याद किया जाता, कब्ल समझता हम खुद को भी इतने लाइफ में बना लेंगे कि जिसे हमने देखकर रश्क करेंगे, और ये याद फिर अगले सेमेस्टर भी किए जाते थे। हमरा को हर साल में अपनी कारकर्दगी बेहतर करनी थी। उसे लिटरेचर और साइंस में मास्टर्स करना मुश्किल लग रहा था, बल्कि बहुत मुश्किल। लेकिन अपनी बाकी क्लासों को देखती सोचती कि ये भी तो दिन से पढ़ रहा ना, तो उसे भी पढ़ना था, कैसे भी करके, जब तक किसी तरह सवाल में अब पहले सेमेस्टर में लेनी थी। यूनी में उसकी पहली क्लास भी सर रॉबर्ट ने उसकी पहली क्लास में सर रॉबर्ट ने क्लास में आकर अपना तारीफ कराया और उनके सामने हाथ से बनने कार्ड रखी है। कार्ड पेपर रंग के थे, जिस पर पीले रंग से UM फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास लिखा था और कोने में सर रॉबर्ट के दस्तखत थे। उस पर आप सब अपना नाम, अपना तारुफ और ये भी लिखें कि आप 100 में से कितने फीसद को जाने करते हैं। उसे चैलेंज पर अपना मोटो भी लेकर कार्ड में वापस कर दिया। सब ने कार्ड लिखे। आखिर बड़ी बड़ी फिर बारी बारी शराबी ने कार्ड करने शुरू किए। जिसका कार्ड पढ़ते हुए खड़ा जाता सब लाकर सबको बैग आता। ये अरबी किसने लिखी है? हमने गर्दन घुमाकर एक नज़र क्लास पर डाली। वहाँ से तो कोई अरब स्टूडेंट से नजर नहीं आता। वो खड़ी होगी, ये उर्दू होगी सर। हमला ने कार्ड की तरफ
इशारा किया। सर रॉबर्ट ने काट कर उससे तरफ किया। घबराने ये मेरा ही कार्ड है, लेकिन मुझे पढ़नी नहीं आती। सर रॉबर्ट ने मुस्कुराकर नमी से कहा, आप ही ने तो कहा है सर, ये हमारा पहला तारीफ है। अब मेरी बुनियादी ज़बान, मेरा पहला तारीफ है उर्दू। मुझे उर्दू का इस्तेमाल ही करना चाहिए था ना सर। सर रॉबर्ट मुतासर नजर आने लगे। ये कार्ड यहाँ आकर पढ़कर सुना दें। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं फ्रेंच और इटालियन जानता हूँ, उर्दू नहीं। वो सर रॉबर्ट से थोड़ा फासला रखकर खड़ी हो गई। वो अपने कौमी लिबास सलवार कमीज में उलझी थी। दो और पाकिस्तानी लड़कियों के कार्ड सर रॉबर्ट पढ़ चुके थे और उन्होंने इंग्लिश में कार्ड लिखे थे। दादा ने उससे वादा लिया था कि अपनी क्लास में वो अपना तारीफ पहले उर्दू में कराएगी, फिर तर्जुमा करके उन्हें इंग्लिश में अपना कोई मतलब बताएगी। दादा ने उसे बार बार ये कहा था कि ज़िंदगी में सब करना, लेकिन अपनी ज़बान को विस्तृत नंबर पर लाने की जिद न करना। वो कार्ड पढ़ने लगी। मैं अमरा हूँ, मेरा मुल्क पाकिस्तान है, जिसके तारीखी शहर लाहौर की रिहायशी हूँ। लाहौर की मैं रहती हूँ। मुझे यूनिवर्सिटी के पाकिस्तान स्टूडेंट सोसाइटी ने कॉलेज से देकर यहाँ तालीम हासिल करने का मौका दिया। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी मेरी पहली गैर मुल्की दस्तगह है। मैंने यहाँ पर पढ़ने के बारे में कभी सोचा नहीं था। मेरी पहली क्लास बिल्कुल नीक थी, जब मुझे ये सिखाया गया कि मुझे अपने काम खुद करने हैं। पढ़कर मुस्कुराने लगी। वेल, आपने खुद को कितने फीसद का चैलेंज दिया है? 75 का सर। जितने भी कार्ड मैंने अब तक पढ़े हैं, उन्होंने खुद को 100% के दिया है। आपने खुद को 75 क्या दिए हैं? ये सब बहुत ज़हीन हो गए। मुझे ज़हीन होने में थोड़ा वक्त लगेगा, उसने बड़ी मुसम्मित से कहा। सारी क्लास दिल खोलकर उसके मुँह बन गए। आप ज़हीन होने में वक्त क्यों ले रही हैं? सर रॉबर्ट ने अपनी हंसी को छुपाते उसे पूछा। मेरी बेवकूफ़ी जाने में वक्त ले रही है सर। इस बार क्लास के करके फ़र्ज लगा था। मुझे लगता है आप मुझे बहुत तंग करने वाली है। मुझे हर हफ्ते में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर मिलता है क्या सर, जिसकी बेवकूफ़ी जाने में वक्त लेती है। हंसी के फौरों का एक और बम फूटा। वो अपनी सीट पर आकर बैठ गई। आपने अपना मोटर नहीं बताया। वो अपनी सीट पर खड़ी होगी। उसका अतमाद बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तान की बानी कहते हैं, काम काम काम। मेरा भी यही मोटो है सर। नज़र न लगे क्या अंदाज सामना था। आप किसी और का मोटो अपना रही हैं। आपको अपनी सोच की जागर करनी चाहिए। यहाँ यही आपको यहाँ सिखाया जाएगा। सर, मैंने कुछ ज़्यादा अक्लमंद शख्स का मोटो अपना लिया है। उस पर अमल करके मैं वो सब सीख जाऊँगी जो मुझे यहाँ सिखाया जाएगा। आपका पहला तारुफ मुझे अच्छा लगा अमरा। सर रॉबर्ट के इस जुमले को सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे उसने कोई बड़ी मुहिम सर कर ली हो। ठीक है, उसे डरने की ज़रूरत नहीं थी। वो अपनी सोच पर काबू कर सकती थी। सर रॉबर्ट ने उसकी तारीफ की। उसे बहुत अच्छा लगा। उसे कहा गया, टोका नहीं गया। अगर वो कभी रोने में उर्दू बोल जाती तो सर रॉबर्ट बहुत माजरत का अर्ज़ करते। अमरा, क्या आप अपनी बात को इंग्लिश में दोहरा देंगी? अमरा सर रॉबर्ट की इस खूबी की बहुत कदर करती थी। उनको अपनी ज़बान की इज्जत करते थे, ज़बान की भी करते हैं। दुनिया में कौमें बेमिसाल तरक्की हासिल करती जाती हैं, बेमिसाल हासिल तरक्की अपनी करती हैं, जो अपनी कौमी ज़बान का दामन हाथ से छूटने नहीं देती। फिर वो अर्श या फर्श, हर जगह उनके नाम के झंडे गड़े होते हैं। सर रॉबर्ट ने वो कार्ड संभाल कर अपने पास महफूज कर लिए थे। उनका कहना था कि वो अपने हर नए स्टूडेंट को ऐसे कार्ड की शक्ल में अपने पास संभाल कर रख लेते हैं। जब वो बूढ़े होकर रिटायर हो जाएंगे तो उन कार्ड को निकाल कर अपने हर स्टूडेंट को याद किया करेंगे। इतनी सी बात सुनकर अमरा की आंखें नम सी हो गई। उसने बैठे बैठे सर रॉबर्ट को जो कि वो मुश्किल 45 साल के रहते थे, बूढ़ा होते यूनिवर्सिटी से होते देख लिया और अपनी डिग्री को हाथ में लिए खुद से यूनिवर्सिटी से खुद को यूनि से रुखसत होते भी। उफ, कितने जज्बाती लोग हैं हम। हाँ, कुछ भी हैं, बहुत अच्छे लोग हैं हम। सर्द और ठोस नहीं हैं, नरम और पुरजोश हैं। पहली क्लास के पहले वादे को उनका को हर सूरत पूरा करना था। वो खुद को 75% का चैलेंज दे चुकी थी। मुझे हर हाल में इस चैलेंज में कामयाब होना था। पढ़ाई और किताब, मुझे लगता था एक रिपोर्ट बन चुकी है। हर वक्त इसके दिमाग में मार्को और जॉनसन घूमते रहते। किताब के बड़े बड़े पैराग्राफ उसके सामने आते और वो उठकर बैठ जाती। लैपटॉप पर अपनी असाइनमेंट चेक करती। क्या उसने ख्वाब में इस पैराग्राफ को असाइनमेंट में शामिल किया? अगर किया तो ठीक किया है, अगर नहीं किया तो क्या करे, क्या ना। अपने बेड पर काम करते करते सो जाती हैं। आँख खुलती तो किचन में जाकर काफ़ी बनाती ताकि नहीं मैं फिर से आकर काम कर लूँगी। ये सारा काम मुकम्मल किया। उसे अगला दिन असाइनमेंट जमा करवाने का आखिरी दिन था। मीरा अपनी असाइनमेंट वाली जमा कर दी थी, इसलिए आज बड़ी सो रही थी। उसे
देर से यूनी जाना था। नींद से बहुत अपनी आंखों को चलते हुए वो बस से यूनी चल निकल गई। बस में बैठी उंगली लगे रही, स्टॉप आगे चली गई। वहाँ उतर कर पीछे भागते यूनी चली गई। भागते हुए यूनी पर की और फाइल जमा करने के डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ी। हर एक को जल्दी थी कि उसके पैर में जमा जाए। एक रन से भी जहाँ की तरह रहेगी। उसकी फाइल कहाँ थी? जब वो घर से निकल रही थी, इतना तकड़ा तभी उसने बाल भी टूटते ब्रश नहीं करते, लेकिन उसे याद था कि वो मोटी फाइल को घर से लेकर निकली थी। पूरी यूनियन की घर की आंखों सामने घूमने हुए कई रातों से सोई नहीं। आंखों के नीचे गहरे हल्के बन चुके थे। सर मन हल्का हल्का दर्द करने जाने लगा था। सर में हल्का हल्का दर्द रहने लगा था और आंखों की बत्तियाँ एक एक चीज़ को जरा सी देखने के बाद थकने लगती थी। उसका दिमाग माफ हो गया था। वो जहाँ खड़ी थी वहाँ से उसने दूर दूर तक नजर आई। फाइल कहीं नहीं थी। आंखों खोलते घबराते वे एक जगह बैठी वे सोचने लगी फाइल के साथ वो आगे साथ में फ़ोन किया। उसका कमरा पूरा घर देख लिया, लेकिन फाइल में नहीं आता। वो घर से बस टप के रास्ते तक आई। टप टप उसके आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे नहीं लगा उसकी तालीम पर उसकी नौसत का साया पड़ा है। वो बैठे बैठे दुनिया से हो गया। आंखों में क्या रख लिया फिर से देख न सकी। बहुत दिनों बाद उसका टाइम होने का जी जाता है। वो जब ना कर रही होती तो अपनी सर में मुकम्मल करके दे चुकी होती। ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो चुकी थी कि उसे ठीक से खाना खाने का वक्त भी नहीं मिलता था। उसे अभी ज़िंदगी की राइड नहीं थी, इसलिए वो भी तवाज़ुन नहीं रख पाई थी। दूसरे उसमें एक बुरी आदत थी, वो अपने काम को अगले दिन पर डालती रहती थी। वो उस टाइम पे घंटे काम करती है, ये सोचती है कि डेडलाइन खत्म होने अभी दिन है, अगले दिन का काम छोड़ देगी। ये करते करते डेडलाइन के आखिरी घंटों तक आ गई। वो अपनी छुट्टी को लेकर रोने लगी। वो भी वक्त की तरह दिन रात एक एक करके किसी भी तरह कम से कम 2 दिन के लिए अपनी जमा करवा अपना रखने का सपना था। उठकर उसने अपने रास्ते को देख लिया जिससे चल कर पाई थी। अपने औसत सफर और के पढ़ने की आवाम था। उसकी अकल देखते हुए रानादी में सामने नहीं मिली। शायद इस बस में बुलाई तुम रोती रहने फिर से आंसू निकल, मैं फेल हो जाऊंगी ना, मैं फेल नहीं होने जाती रहा। वो मुश्किल से किसने कहा तुम फेल हो जाओगी। वो उसे करेले को अपनी आंखों के नीचे करने की कोशिश करने लगी। उसे क्या पता थी कि यूनिवर्सिटी के पहले दिन वेलकम पर टाइम उसके काफ़ी बात में वेलकम किया था। टाइम को लेकर सुन पर उसने मुझसे वादा किया था कि वे हम साल कामयाबी हासिल करेगी, लेकिन वो क्या कर रही थी? उसने मिसाली मेहनत नहीं की थी। उसने काली की तरह किया था। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा है। उसकी बुरी आती अब तक उसकी आती है। तुम छोटी छोटी बात पर रोती क्यों हो? ये छोटी बात है। उसने रोती हुई गुलाबी आंखों को रगड़ा। यूनिवर्सिटी में कहीं भूल गई अपनी फाइल। उसने अपनी सर लाया। उसकी बात सुन रही थी, इसलिए वो कम से कम बोल रही थी। अलियान उसे डिपार्टमेंट से फाइल ले सबसे पर लेकर मर गई। तुम्हारी फाइल मिल जाएगी होंगे, पर मुझे तुम्हारे रोने को देखा था। तुम कितनी उम्र है? हमें बहुत कम मिलता है। मेरे तुम लोगों जैसे मजबूत और साफ नहीं है, और तुम्हें फिक्र भी है कि तुम ऐसी हो। मैं यूनिवर्सिटी ऑफिस जा रहा हूँ। मैं यही मोटर अगर किसी स्टूडेंट को वो फाइल मिलेगा तो उसने आपस में जमा करा देगा। कोई स्टूडेंट मेरे साथ ऐसी नकली क्यों करेगा भला? क्योंकि वो फाइल उसके किसी काम की होगी और उसकी तुमसे कोई गलती नहीं होगी। क्या कर आलियान चलेगा? उसे यकीन था कि फाइल पास में रह गया है। बुरा ट्रांसपोर्ट में रहने वाली चीज़ें भी कभी किसी को नहीं। उसने धुआंधार आवाज़ किए बिगाड़ी लगाकर रोना शुरू कर दिया। वापस आकर उस पर चढ़ा खड़ा खामोशी से खड़ा उसे देख रहा था। मैं ट्रांसपोर्ट ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे 3 या 5 से ज़रूर तुम्हारी फाइल मिल जाएगी। अम्मा ने ऐलान कैसे देखा जैसे पहले पागल हो गई। अगर बस में ये भूली से मिल जाएगा मैंने यकीन करा। तुम मेरी फाइल संभाल कर रखेंगे। ये यूनिवर्सिटी बस है अम्मा। आइए शहर मजिस्ट्रेट जैसे यूनिवर्सिटी दिख लगता है। अब से स्टूडेंट हमारी तो अपनी बस मिली सबवे ट्राम और बस में भूल जाते हैं। काफ़ी रेस्टोरेंट शर्मा में भी उनकी चीज़ों तक पहुँच जाती है अक्सर। मैं नहीं मानती कैसे होता होगा। हाँ ऐसा तब होता है जब उन चीज़ों की लंबी कोशिश करना करें। कोशिश नहीं करते, गुम होने वाली चीज़ें बहुत गुम हो जाने वाली चीज़ें हमेशा गुम ही रहती हैं जब तक उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं करते। बुरा मत मानो, ये तुम्हारा कंट्री नहीं है जहाँ तुम कुछ बस में भूल जाते हो तुम्हें वापस आएंगे। तनपा से मेरे मुल्क का जिक्र तुम्हें इतने तनपा से मेरे मुल्क का जिक्र नहीं करना चाहिए। अमदा ने फाइल को गुम होने का अवसर उस पर निकाला। मैं मैं तुम पर से जिक्र नहीं कर रहा, मैं हकीकत बता रहा हूँ। मुझे नहीं जाननी कोई हकीकत। जो तलक हकीकत जानने की कोशिश नहीं करते उन्हें बदलने की हालियत की। ये तो ठीक है, सारे अहलियत तुम लोगों के पास ही है। हम सब नकार हैं, रहने दो मेरे कारण। मैंने ऐसी बात नहीं कि तुम ऐसे ना जाओ। तुम ऐसी बातें भी नहीं कर रहे कि मैं खुश हूँ। उठ के चलेगी। बदामी के पास जा रही थी। मैं आधे घंटे में आता हूँ अमरा। अलिया ने पीछे से बात थी। बदामी के पास इसने से ट्रांसपोर्ट ऑफिस जाने का जाहिर दाम से जाने था। उसे जाने था
उसमें हिम्मत नहीं थी कि यूनिवर्सिटी के मेन गेट के चली जाती। उसका ट्रांसपोर्ट अपने से बिना मिली बस कार को साफ कर डाल रही थी, लेकिन अब भी जगह से नहीं हिल रही थी। थोड़ी देर बाद वो मेन गेट से बस स्टॉप की तरफ जा रही थी। उसे लंच पर डिलीवर के देने में वो धीरे से साइकिल चला उसके पास आता पूरी तरह से हमला था। ये लो फाइल मिली। उसने फाइल स्कैन की। फाइल बाद में लेकर भी अमरा को जैसे कि ये कहाँ से मिली। ट्रांसपोर्ट के ऑफिस से अगली बार फाइल पर अपना फ़ोन नंबर और एड्रेस जरूर लिखना। अगर तुमने पहले से लिखा होता तो तुम्हें अब तक ईमेल गई होती। तेज साइकिल चलाने की वजह से उसका ट्रांसपोर्ट हुआ था। उसके साथ बोला बोला अमरा उसे देखने लगी। ड्राइवर उसने उसे नहीं कहा था कि वो जाए और अपना काम करे। वो गया और उसने उसका काम कर दिया। उसका शुक्रिया अदा करके वो फाइल जमा करवाने चली गई। उसने महसूस किया अंदाज ठीक नहीं था। जानते बात करने का जब मुहारे में देखने मौके तो तुम की इतनी बड़ी रहते हैं। हमारा सारा इखलाक कहाँ रख देते हैं। हम मीटिंग करते हैं तो हम बाकी सब हफ्ते मौके और हिम्मत करते हैं। फाइल निर्माण पर हम उनको ढूंढती लेकिन वो उससे नहीं मिला। वो जा चुका था। उसको काम हो गया। उसे अपने एक दो के बाद ना मिलती तो वैसे बहुत लाखी गुजारा करती रहती। यह कमज़ोर साख के मालिक होने की निशानी है। बच्चे भाई ये इतनी निशानी नहीं है। अलियान से मुलाकात होती है। तुम्हारी लेडी मैरिज हुई थी। ये सब आजदान को पास बैठी थी। वीरा अपने साथ दी प्रिंट नेटवर्क लेकर जा रही थी। वो तैयार बैठी थी। वीरा तो तैयार हो रही थी। जी होती है। दोस्त है तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है ना। मेरा बेटा बहुत अच्छा दोस्त मिलता है। नहीं ना, वो ये तो कह रहा था तुम उसकी दोस्त हो, सबसे अच्छी दोस्त। अमरा सोचने लगी क्या वो उसके सबसे अच्छे दोस्त है। तुम्हारे पापा कैसे हैं। उनकी शाप कट होगी जी। वो जल्दी आपको कल वापस बुद्धू होकर उसकी बात कौन कर रहा है। तुम्हें लगता है मैंने तुम्हारे पापा का उनसे मैंने इसलिए तुम्हारे पापा को तुमसे पूछा। मुझे लगता है मुझे खामोश नहीं थी। अमरा सुनिंदा हंसकर उन्हें देखने लगी। कहना बदला करके उन्होंने चारी चप्पल की मोड़ी लगा ली उन्हें और उसे देखने लगे। स्कूल से छुट्टी ना करवा देने पर बच्चे खफा होकर वालिद को देखते हैं। अगर आप ऐसे ही खपा रहे तो मैं वीरा के साथ नहीं जाऊँगी। उन्होंने फूले मुँह से नाराज़गी से देखा। कभी कभी तुम हद से ज़्यादा बेवकूफ़ी कर जाती हो। मैं हद से ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ। ये कोई काबिल फ़क्र बात नहीं है। माँ और बेटा दोनों एक ही बात कैसे जानती हूँ। मैं आ गई। वीरा ने नशिश कामयाब कर चिल्लाकर कहा। दरअसल खुद को दिखाकर कहा। उसने हल्की गुलाबी रंग की फ्रॉक पहनी थी। अपने लंबे बालों को टेल की सूरत बांधा रखा था। टेल की सूरत में बांधा था। हल्का हल्का मेकअप किया गया था और खुद को और प्यारा बना लिया था। उसे किसी क्लब ना ले जाना। लेडी मैर ने ताकीद की। मालूम है मुझे वैसे भी ये क्लब मटेरियल नहीं है। वो तो तुम भी नहीं हो। सभी जाते हैं, एक ही अमरा ही नहीं जाती। मीरा किस कदर चिढ़ गई थी। जाएगी भी नहीं। उसके बाप दादा की रवायत नहीं है ये। तो बुराई क्या है उसमें। मुझे प्यार नहीं पड़ना वीरा। तुम जाओ फिल्म देखो रात आओ। अब वीरा का ये बड़े से इरादा था। ये मशवरा करती उसे वो मुझे क्लब नहीं कितने सिटी सेंटर में वाक़ था। प्रिंट वर्क को कई बार बाहर से देखा था लेकिन कभी अंदर नहीं गई। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की पसंदीदा जगह में से एक थी। यहाँ मुख्तलिफ कैफ़े बार क्लब रेस्टोरेंट जिम और अपनी तरफ में यकता ही संगम जुटता है। फाइन वीरा इस संगम में उसे फिल्म दिखाने ला रही थी। द प्रिंट वर्क एक छोटा सा डिजिटल शहर लगता। रंगारंग चहल पहल और मुख्तलिफ मुल्कों के प्रांत की भीड़ से सजा हुआ है। हमसे हर ज़माना का नारा लगाता हुआ अंदर जाते तो लगता कि बाहर कोई और दुनिया ही है। भाई ऐसा तो लगता दुनिया तो सारी अंदर थी। पहले मीरा उसे लेकर घूमती रही। फिर ये दो गोरे सामने खड़े उन्हें तो बताओ ये किस कॉलेज के हैं। मीरा ने दो गोरे चुने लड़कों को इशारा करके उससे पूछा। यूनिवर्सिटी में भी अक्सर पूछती रहती थी। दोनों अंग्रेज़ हैं। इस बार उसे यकीन था। उसका जवाब ठीक हो। मीरा ने तड़का लगाया। दोनों अंग्रेज़ का सेवा होकर दोनों गोरियां में एक वजह ढूंढ रही थी। तो मीरा का एक और बुलंद का जगमग करती दूसरा की सामने एक अमेरिकी और दूसरा आई। तुम फिर से गलत हो। तुम्हें कैसे पता चला। तुम्हें कैसे पता चल जाता है। तुम्हें इतना तो मालूम है ना। आ रही किस रात है। हमला ने हाँ में चल रहा था। जाके वो नहीं जानती थी। उसे क्या पता कि उस यहाँ सब गोरे रंग वालों को अंग्रेजी में जाना रखा जाता है। अब भले से वो कनाडा हो या फ्रांस का मैनचेस्टर में रहकर उसे अंदाजा तो हो चुका था कि यहाँ वहाँ कौमी काफिला लेकर काफ़ी बात की जाती है। उनकी बात ही कौमी से जुड़ गए थे। फलां अमरीकी का कैफे, फलां अरबी का शॉप, फलां जर्मन सर का फ्रैक्चर उसे काफी होती थी जब उस शख्स का नाम बाद में नहीं लेता और कामिल पहले। वीरा अपनी क्लासमेट का जिक्र करती तो उनकी कामिल से भी रुकाती और जब उसे वीरा को कोई बात बतानी होती तो वो कहती फलां के बाल लंबे हैं, पतला सा लंबा सा
की गई सफल आंखें मुश्किल से नाम है तुम्हारे डिपार्टमेंट के पालों की कोने में रहता है। तो सारी मालूमात वीरा उसकी एक अच्छी उस्ताद थी और वो खुद भी वीरा से मुतासिर रहती थी। चलते चलते वीरा एक कैफे के सामने रखे बड़े से कार्टून के पास खड़ी होगी। जजमान बाई निकाल कर आने जाने में रहा था। एक जीन जैसी ही वीरा थी, बाहर निकाल कर उसके साथ खड़ी होगी। क्लिक मी अमरा, ये तस्वीर बनाओ। अमरा बेतनाब तक फिर उसकी तस्वीरें बनाई। वीरा ने ठीक वैसे ही अमरा को बनाने का। अमरा ने खुद को जाना चाहा लेकिन उसने उसे दिन के साथ खड़ा कर दिया। जजमान बाहर निकलने का रहा। वहाँ उन्हें ये सब करते कोई नहीं देख रहा था, लेकिन अमरा को लगता था ये सब उसे देख रहे थे। सब अपने आप में मिलते देखने का रिवाज मानी था। सब ज़्यादा एक राशि नजर आ रहे थे। उस दिन के पास खड़े थे। वीरा ने 9 उंगली पर बांध की देकर सीधी गैस से ऊपर लेकर हाथ लगाकर गिट्टी बजाई और बाएं हाथ को हल्का से लगाए रखकर ओ की बिनमोह जैसी बात बड़े खालिश जंगली नाश निकाली। यह क्या कर रही हो? प्रिंट वर्क में आने का ऐलान है। मैं यहाँ ऐसे ही एंट्री देती हूँ। वो ऐसे एंट्री दे सकती तो कबीला थी ना। तुम जंगली हो, कभी किसी रूसी को जंगली ना कहना। हम बूंद बूंद नीचे से जमे जिंदा दिली के रिश्ते में जिंदगी का सुरूर हम में से होकर धूलों को चमक देता है। हम मौसी बरत में दफन शोर सबस चरगाहों के टैग लगाते हैं। ये सिर्फ हम ही कर सकते हैं। हम जंगली कैसे हो गए? हम बूंद बूंद पानी से जमे जिंदा दिली के रिश्ते में। अमरा ने जेब इस कुबत और चमड़े का गिराया और खुल कर मुस्कुराने लगी। वीरा की बातें ऐसी होती थी, उनमें से कभी कम दिलकती थी ना ही मायूस थी। वो कुछ इस अंदाज से चलती फिरती मुस्कुराती बातें करती जैसे दुनिया उसके इस्तेमाल के लिए तैयार खड़ी है। और अगर ये दुनिया उससे कुछ आमदीद करने पर मानता नहीं है तो बहरहाल उसकी परवाह करने वाली नहीं है, क्योंकि वो अपनी अलग दुनिया तब्दील करने का कार सब जानती थी। प्रिंट वर्क का एग्जाम लेने के बाद उसे हार्ड रॉक कैफे ले गई, जिसकी बैठनी दीवार के बाहर एक बड़ा सा गिटार लटका सिर्फ सफ़ेद आदमियों से जम हुआ था। ये कैफे है, वीरा घर पर आ गई हो। कैफे भी है, अंदर और भी बहुत कुछ है। पहले कभी हार्ड रॉक नहीं गई? मैं इसका नाम पहली बार सुन रही हूँ। तुम्हारे मुल्क में नहीं है ये क्या हर मुल्क में है? दुनिया का कौन सा बदनसीब होगा जो हार्ड रॉक से मरूम होगा? क्या ये है कैफे? अंदर आ जाओ। वीरा उसे अपने साथ ले गई। दीवारों पर जा बजा गिटार लटक रहे थे। कुछ पुराने फैशन के फ्लो बाय बीच भी दीवारों आवाज़ थे। कैफे की सजावट देखने के लायक थे। अंदर जाते ही उसे कई जाने पहचाने यूनिवर्सिटी की जगह नजर आए। पीछे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का जिम नजर आया। इन सारे कैफेज और बार में स्टूडेंट की रियायती किस्म पर ड्रिंक्स और खाने मिलते थे। वीरा उसे बाथरूम के पास बिठाकर जरूरी काम कर चली गई। याद जब उसके लिए एक सॉफ्ट ड्रिंक का ऑर्डर दे गई थी। बार स्टैंड उसे बिजली और काकू करने लगा। उसके दोनों बाजू पर कोने से अब तक छोटे हुए थे। दाएं बाजू पर भी जोड़ी में से खूंखार भेड़िया दान में कोसी आम चुकाए शिरापार के जब ठिकाने की तैयारी कर रहा था। दाएं बाएं बाजू पर वही भेड़िया अपने शिकार की गर्दन दबोचे बुला रहा था। उसका शिकार एक इंसानी खोपड़ी था। हमदा ने किराए से अपनी बिजली करने काम पर नाजुक तरीके से हमदा को देखा और डर लब होने लगा। तुम्हें ये पसंद आया? उसने भेड़ी से इशारा किया। हमदा ने मुंह रंग बिल्कुल नीचे लग रही है, कितनी साफ हुई कि शायद उस तरफ करनी थी। उसने वो काम में शुरू करने के लिए लग करने लगा। ठीक 10 मिनट बाद यूनिफॉर्म वाले मिस ले किया। पहले से पलकर कमरे थे। बाई गहरी शाम हुई थी। हार्ट ट्रक के कोने खिड़कियों में हाव हाव करता हजूम डीजे के आगे जम होने लगा। डिस्प्ले तेजी से ऊपर करने लगा। हमदा घबरा गई। उसने आस देखा अंदाजा कर सकती थी असल में ये कौन सी जगह। सीढ़ी उतर कर 2-3 रास्ते पार करके यहाँ तक आए थे। जल्दी चुकी अपनी दांत में तीर राजनी पास का सीधा होकर पैर से बाहर से बाहर आ गई, लेकिन वो दरअसल हार्ट रॉकेट के दूसरे हिस्से में आने के लिए जहाँ जुड़ा फैला जा रहा था और जहाँ जुड़ा की बड़ी मंजिल में सुंदर रखे थे। वो वास्ता हो गया। अगर दादा को ये सब मनोरंजन से लेने खुद मानचित्र आ जाए तो वापस से जगह जहाँ मेरे से होकर गए थे, लेकिन मेरा अभी तक नहीं आई थी। मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? गाड़ी खरीदने बहुत शौक से मुस्कुरा कर अमरा से पूछा। मुझे बाइक जाना है कि ट्रक जाना है? फ्रंट डोर तो बंद हो चुका है, तुम्हें बैक डोर से जाना होगा। बैक डोर कहाँ है? उसे क्या मालूम था कि हार्ड रॉक में का सुबह लॉक थे आने जाने के और कहाँ उनके बैक डोर थे। हाथों को रेडी जाकर उसने कुछ बताया कि तीसरा दरवाज़ा किस तरफ है। अमरा के बेरी कुछ हाथों की आवाज़ की कदम समझ आए। डीजे साउंड बदल देखा था उसने चिंगाड़न जानवरों को चिंगाड़ने की आवाज़ों को मॉडर्न हिप हॉप म्यूजिक के साथ मिक्स करके फुल वॉल्यूम कर दिया था। हमदा के रंग तेजी से बदलने लगे।
صحیح سے ٹیک ٹاک بناتے ہیں. وی لیو ٹو اسکین کی شرط بنی. اس نے امرت کو دیکھا اور مثال یہ کچھ صحیح کہا. امرت اسے پاری نظر سے ناپتی رہی لیکن اس کی جانے سے خود کو روک نہ سکی. دوسرے کامیابی سے وہ مجھے کہہ رہا جب سب کچھ جانوروں کی چنگاڑنے پر